ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन्स इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये भी बताना है कि क्यों नहीं है, फंक्शन है नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे पहला में हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वह किसी भी ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं ना है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17, तो ये फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग मैपिंग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, और ये सब जाके कहाँ पे मिले हैं, एक पे। तो इधर का सारा एलिमेंट इधर वाले से जुड़ा हुआ है और सबका एक ही इमेज है ना, 2 का एक ही इमेज है 1, 5 का भी एक ही इमेज है 1, तो सबका एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो डोमेन इसका क्या होगा, फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, 17 तक लिख देंगे। और रेंज क्या होगा इसका, रेंज हो जाएगा 1, कोडोमेन भी 1 है, रेंज भी 1 है। ठीक है, अगला दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे भी देख रहे हैं कि किसी का सेम नहीं है, तो ये भी फंक्शन होगा। ठीक है ना, मैपिंग करा के देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 2 जुड़ा हुआ है 1 से, 4 जुड़ा हुआ है 2 से, 6 जुड़ा हुआ है 3 से, 8 जुड़ा हुआ है 4 से, 10 जुड़ा हुआ है 5 से, 12 जुड़ा हुआ है 6 से, 14, मतलब सब आधा भी जुड़ा है। अगर ये x, ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, f(x = x/2), ये इस तरह का ग्राफ होगा, मतलब फंक्शन होगा। यानी यहाँ पे जो रख रहे हैं वो आधा हो जा रहा है जाके इधर, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा। कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है बता निकालने के लिए, इसमें बोला ये फंक्शन है, हाँ एकदम है फंक्शन। ठीक है, और डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, यही फर्स्ट एलिमेंट जितना भी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 7 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख रहे हैं ना, तीसरा में है जो 2 ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता है। मैपिंग करा के भी देख लेंगे, 1 है और 2 है, इधर क्या है 3 है और 5 है, 1 3 से जुड़ा हुआ है और 1 5 से भी जुड़ा हुआ है, तो इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट से जुड़ गया, मतलब एक का 2 इमेज है 3 और 5, तो ये कभी फंक्शन के डिफिनीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। फंक्शन के डिफिनीशन में था, और 2 किससे जुड़ा हुआ है 5 से, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सही बात है, एवरी एलिमेंट तो है ही जुड़ा हुआ, इज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी, सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए ना बी में, यहाँ पे तो 2 इमेज हो गया, एक का, एक 3 से भी जुड़ा हुआ है, 5 से भी जुड़ा, तो ये नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है f(x = -mod of x), इसका डोमेन एंड रेंज पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं ना कि मोड ऑफ x तो ऑलवेज डिफाइन है, x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डोमेन तो r हो जाएगा। रेंज देखते हैं, इसका रेंज कैसे निकलेगा। मोड ऑफ x के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना, मोड ऑफ x क्या होता है, मोड ऑफ x = x होता है कब, जब x > 0। तो अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, पर ये माइनस तो रहेगा, और ये मोड ऑफ x आया क्योंकि x > 0 है, और ये माइनस तो रहेगा, और जब x <0 होता है तो x मोड से बाहर निकलता है तो माइनस लेके निकलता है, तो वो खुद अपने एक माइनस लेके निकला, यानी कि वो x बन जाएगा। तो अगर अब इसका हम ग्राफ खींचे
तो कह रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स का ग्राफ, असल में एफ एक्स को क्या लिख दिया, y लिख देते हैं, मान लेते हैं y ले लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है ना। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का, अब आप 10th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, y इक्वल टू माइनस एक्स का आपको कोई कहता ग्राफ खींचने के लिए, तो कैसे खींचते आप एक डब्बा बनाते, डब्बा में लिखते यहाँ x यहाँ y, ज़्यादा छोटा हो गया, एक डब्बा बनाते, यहाँ लिखते x यहाँ y, x 0 पे y 0, x 1 पे y माइनस 1, तो x 0 पे 0 और x 1 पे y माइनस 1 यहाँ पे, और इसको मिला देते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में माइनस एक्स है, मतलब ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, ये 1 और माइनस 1 है, x 1 और y माइनस 1, ऊपर क्यों नहीं जाए, क्योंकि बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में माइनस एक्स वाला ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये x है, ये y है। और अब x लेस देन 0, इधर वाले में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ चलेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी, अब चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचते हैं, तो उसके लिए भी डब्बा बनाते थे, 10th क्लास याद है ना, x y, x 0 पे y 0, x 1 पे y 1, x 1 पे y 1, x 0 पे y 0, x 1 पे y 1, तो x 0 पे y 0 और x 1 पे y 1 यहाँ, लेकिन हमको इस तरफ तक ग्राफ ही नहीं खींचना है, तो क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो माइनस 1 पे माइनस 1, वैसे भी ऐसे मिलाते तो यहाँ डॉट डॉट कर देते और बाकी खींच देते, लेकिन चलिए माइनस 1 पे माइनस 1, तो x माइनस 1 पे y माइनस 1 है यहाँ, तो ऐसे, ठीक है। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ पहले ऐसे आता था, अब माइनस मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे आ गया। तो इसका बताइए रेंज क्या है, रेंज का मतलब क्या होता है, y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या ऊपर गया, y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होता है ना, तो ऊपर वैल्यू ही नहीं है, y का जितना भी वैल्यू है निगेटिव वैल्यू में आएगा, इसका मतलब है इसका रेंज जो होगा नीचे तक गया है, माइनस इन्फिनिटी तक y का वैल्यू जाते जाएगा ये ग्राफ नीचे ना, और डोमेन क्या आएगा, सॉरी, और ऊपर मैक्सिमम कितना पहुंचा है, 0 तक, यहाँ ओपन इंटरवल रखेंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो पता ही नहीं कितना होता है, ठीक है, 0 पे क्लोज, तो इसका ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। जो चीज़ हम लोग सीखे थे उसी कॉन्सेप्ट से आराम से बन गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डोमेन पता चला, डोमेन तो आ रहा है ना, देखिए डोमेन आ रहा है, एक्स से किसी वैल्यू, एक्स का यहाँ पूरा निगेटिव वैल्यू नीचे जाते जाएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू जाते जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक एक्स, तो एक्स तो हमेशा के लिए, डोमेन मतलब आर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा प्लस इन्फिनिटी, रेंज सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, क्योंकि y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं है, ग्राफ ही नहीं किया है वहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो अब ये है अगला क्वेश्चन, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम आपको जैसे इसको पहले तो y ले लेते हैं, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, हम आपको कल √x के बारे में बताए थे, इसके बारे में कल हम बताए थे, इसके बारे में क्या बताए थे कि ये जो होता है रूट एक्स में y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और x का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, √x के बारे में, y इक्वल टू √x है तो ये दोनों कंडीशन इस पर लागू होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसके अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, और इसका मान, पूरे का मान कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि जब अंदर में ही निगेटिव नहीं आएगा तो पूरा मान कैसे निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये इतना ज़रूरी है जानना, ये दोनों चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पे एक बार, तो ये थोड़ा डोमेन और रेंज दोनों निकलने में हमको मदद करेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अंदर वाले का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये डोमेन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिए तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो गया, जैसे 9 यहाँ है, एक्स स्क्वायर उधर चल गया ना, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9।
अब एक्स स्क्वायर लेस देन 9 हो गया तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से 3। ये तो एक होता है कि डायरेक्ट लिख दें। अगर कोई पूछे कैसे, तो यहाँ हम बताते हैं कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, है ना। ठीक है, तो नंबर लाइन कीजिए, सिंपल नंबर लाइन कीजिए। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या क्या है, मान लेते हैं इसका रूट्स देखते हैं, जैसे इसको भी भूल जाते हैं। इसका रूट क्या क्या है, एक तो -3 है और एक है 3। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट्स क्या है, -3 और 3। 3 से बड़ा वैल्यू कोई डालते हैं, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू, तो 5 डालें। तो 5 डालेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये क्या है, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही ना, ऐसे लिख दिए। तो 5 डालेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या देगा, निगेटिव वैल्यू। -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दें, 0 डाल दें, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कुछ भी डाल दें, 3 पे 0 देगा, -3 पे 0 देगा। -3 से इधर आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, -4 -5 कुछ भी, तो ये फिर से निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बोला है कि E9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और 0 भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी और 0 भी चलेगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव अंदर वाला सब है और 0 -3 है, मतलब ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये चलेगा। तो -3 से 3 के बीच x का वैल्यू रहेगा। अगर x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में रहेगा तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक, और ये तो पहला कंडीशन हम लोग लगाए, ये जो हम लोग लगाए हैं ये पहला कंडीशन लगाए कि इधर से ऐसे चले या ऐसे चले। पहला कंडीशन ये लगाया कि अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डोमेन में मदद कर दिया वो। अब रेंज में दूसरा कंडीशन मदद करेगा, क्योंकि हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, अगला काम रेंज के लिए कर रहे हैं, कि ये जो y का वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। तो क्या रेंज बोलते 0 से इन्फिनिटी, नहीं, एक और चीज़ अप्लाई करेंगे इस पर। इसका वैल्यू जो ये जो फंक्शन है y, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये 9th क्लास से हम लोग जान रहे हैं। अब कैसे और इसको कैसे सॉल्व करें, तरीका क्या है, तो तरीका एनसीईआरटी तो नहीं बताया, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बताया है। देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसको क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और इसको वैसे ही कर दिया जैसे डोमेन निकालना हो हमको, वैसा कंडीशन सेट कर दिया। जैसे इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये पता है ना, प्लस माइनस। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स इज इक्वल टू रूट 4 नहीं होता है, क्या होता है, प्लस माइनस रूट 4। और आपसे कोई पूछे कि रूट 4 का वैल्यू क्या होता है तो सिर्फ 2 होता है, ना कि प्लस माइनस 2। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 होगा, जहाँ से इसका आंसर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ 2, ना कि प्लस माइनस 2। ठीक है, क्योंकि रूट हमेशा क्या वैल्यू देता है, अभी ना पढ़े हम लोग, रूट एक्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी निगेटिव दे नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ अब इस फंक्शन, ये भी एक तरह का फंक्शन ही हो गया ना, एक्स इक्वल टू रूट। तो अब यहाँ पे रूट वाला कंडीशन लगेगा, रूट तो जहाँ चढ़ गया वो अपना कंडीशन लगाएगा ही, वो कंडीशन लगाया कि 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब भी ये डिफाइन होगा रूट। 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, वही कहानी, वाई स्क्वायर को उधर भेज दिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9। तो हम बता चुके हैं कैसे लिख रहे हैं, -3 से 3 के बीच में हो जाएगा। पिछला बता दें कैसे होता है, आप चाहे वो ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। तो ये है दूसरा कंडीशन और ये था पहला कंडीशन। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ना जाके हमारा रेंज निकलेगा, दोनों सिचुएशन मान्य होना चाहिए ना। ई कह रहा है कि इतना होना चाहिए तब भी हम डिफाइन होंगे, ये बोल रहा है इतना ये होना चाहिए, तो दोनों का बात माना जाए, दोनों का कॉमन पॉइंट निकाला जाए। तो दोनों का कॉमन पॉइंट कैसे निकालेंगे,
कि ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो अगर कॉमन बात निकालने का अगर तरीका हम आपको बताया तो जो जो ये सब है लिख लीजिए। -3 0 3 पहला सिचुएशन कह रहा है कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब यहाँ तक कुछ कहीं तक जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि नहीं -3 भी हो सकता है और -3 से लेकर 3 तक हो सकता है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट हमको ढूंढना है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना है। वो बोल रहा है कि 0 से बड़ा जाएगा y, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि y का वैल्यू -3 से 3 के बीच में जाएगा। तो दोनों कॉमन कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे 0 और 3 के बीच में, यानी कि y का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा 0 से 3, 0 पे क्लोज 3 पे भी क्लोज। तो ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात कि रेंज जो है अगर आपको कह दिया जाए कि यहाँ हम कुछ और कर दें, 1/, कर दें या और कुछ कर दें तो कैसे रेंज निकलेगा? तो रेंज जो निकालना है ना, आपको बेसिक रेंज निकालना सीखना है क्लास 11th में। जेई का तैयारी आप करते हैं तो आपको बहुत सारा रेंज निकालना सीखना होगा अलग अलग फंक्शन का, और उसके लिए एक ख़ास तरीका भी होता है। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम जेई के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है ना, आप जेई के लिए कहीं और से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर सिलेबस ख़त्म कीजिए और बाकी का आधा साल आगे का तैयारी कीजिए, क्योंकि जेई में जो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है उसमें आगे के चैप्टर्स का यूज होगा ज़्यादा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको और रेंज बनाना है और रेंज का बड़ा कठिन सवाल सॉल्व करना है, तो उसमें आगे के चैप्टर्स का यूज होता है, इन्वर्स ट्रिगो का, फिर इनइक्वलिटी का, और फिर और बहुत सारे चैप्टर्स का यूज होता है, मोनोटोनिसिटी का, आगे मैक्सिमम मिनिमा का। तो जेई में ये सब एक ही चैप्टर फंक्शन में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी सबको अलग अलग दिया है। तो दो तरीका, या तो आप किसी और टीचर से पढ़ें या पूरा एनसीईआरटी एक बार खुद से ख़त्म कर जाए पढ़ के। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1.5 साल में खुद से करके बाकी 6 महीना आप जेई का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, f(x) दिया हुआ है और पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ f0 f7 f-3। तो सिंपल है, f0 पुट करेंगे 2 × 0 - 5 क्या हो जाएगा? ये तो 0 बन जाएगा, ये -5 हो जाएगा। 7 पुट करेंगे तो 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा 2 × -3 -5, तो -6 - 5 -11 है। वैल्यू निकाल देना है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कितना? 4 नंबर, सिंपल है ये भी। T0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। T28 यहाँ पे 28 पुट करेंगे, C के जगह पे 28 पुट करेंगे और 5 से काटेंगे और जो होगा सॉल्व करेंगे, पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, कल के देख लीजिएगा, आप ये बेसिक है। -10 डालेंगे यहाँ पे तो -2 से कट जाएगा, -18 हो जाएगा। -18 + 32 कितना होता है? 14। हाँ, तो ये तो सिंपल था, ये आप पॉइंट में आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अब बोला है कि TC = 212 है, तो उस पे C का मान बताइए। क्या पूछा है? C का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9C/5 + 32 = 212 के बराबर कर देंगे। यहाँ से जाके घट जाएगा तो 9C/5 32 घट जाएगा तो 20, 21 में से 3 के 18, फिर 9 20, C कितना आ गया? 100। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन दिया है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R, x > 0, रेंज पूछा है, फाइंड द रेंज, सीधा रेंज पूछा है। डोमेन तो फिक्स कर दिया है ना कि रियल नंबर होना चाहिए और > 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया > 0। तो डोमेन ने रेंज पूछा है इसका। तो एक तरह की ग्राफ के तरीका से कर लीजिए, या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो 0 डाल दिए तो वैल्यू 2 आ गया। और x का सबसे बड़ा नंबर डाल दिए, इन्फिनिटी डाल दिए, तो -∞ हो गया, यानी कि -∞ तो इधर होगा ना, तो -∞ से 2 हो गया इसका रेंज। एक तो ये है।
दूसरा है कि आपको ग्राफ खींचने आता है, ग्राफ खींचने आता है, डब्बा तैयार कीजिए। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डाले तो वाई का वैल्यू कितना आया 2, एक्स का वैल्यू 1 डाले तो वाई का वैल्यू -1, यानी एक्स 0 पे वाई 2 है यहाँ है, और एक्स 1 पे वाई -1 है यहाँ। तो ये एक्स ऐसे ऐसे जाएगा ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक्स ग्रेटर देन 0 का ही ग्राफ खींचना है, इधर नहीं जाना है। तो देख रहे हैं ना रेंज कहाँ से जा रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक नीचे, ये 2 था, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके नीचे नहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज हमारा 2 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है x² + 2 y f(x) = x² + 2। तो ये कैसे बनेगा, हमको x² का बारे में क्या पता है, x² का वैल्यू जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सिंपल कॉमन सेंस क्या, ग्राफ भी आपको पता है, ये x² का ग्राफ था ना ऐसा, x² का ग्राफ 0 से इन्फिनिटी होता है। तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर देते, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 होगा ना। इसका अगर वैल्यू मिनिमम 0 रख दे तो f(x) का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 2, और मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लग रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जी यहाँ इन्फिनिटी पे इक्वल टू नहीं लगेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब 2 जोड़ देते हैं, और इनइक्वलिटी में आप, यही तो दिक्कत है ना, इनइक्वलिटी में आपको आगे पढ़ना है कि कोई अगर हम पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो उससे कोई पॉजिटिव नंबर या कोई निगेटिव नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट है कि 2 ऐड कर दिए, तो जब हम x² में 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 2 ऐड होगा और इन्फिनिटी में भी 2 ऐड होगा। तो x² + 2 क्या बन गया हमारा f(x) है ना, ये तो f(x) है, f(x) का वैल्यू 0 में 2 जुड़ेगा 2, और ये इन्फिनिटी, फिर इक्वलिटी नहीं हुआ। तो f(x) का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो आपको जो 11th 12th में पढ़ना है ना डोमेन रेंज, ये कॉमन सेंस से निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं निकल जाता है। लेकिन जेई के ये जो रेंज पूछता है उसमें एक प्रॉपर ढंग से अप्लाई करना, इतना आसान नहीं पूछता है वो, आपको तरीका पता होना चाहिए। उसमें अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग तरह से रेंज निकालना सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो अभी आपको उसका ज़रूरत अभी नहीं है अगर आप 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर जेई का भी कर रहे हैं तो, और चाहते हैं पहले 11th 12th करना, तो आपको बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा 11th 12th 1.5 साल के अंदर, उसके बाद जेई का तैयारी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, f(x) = mod of x, नहीं x है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है। तो ये ग्राफ है y = f(x) का ग्राफ, तो ये है, कहीं x को कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो हमारा तो दिख रहा है ना रेंज -∞ से +∞। रेंज क्या आ गया, -∞ से +∞। ठीक है, रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस, ये खत्म हुआ एक्सरसाइज 2.3। मिसलेनियस कह रहा है, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन f R2R by f(x) = x + 10। एक फंक्शन है R2R पे, और रिलेशन जो फंक्शन का जो रिलेशन है उसका है x + 10 f(x). तो इसके ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ग्राफ फंक्शन तो आपको पता है ना, ग्राफ खींचना R2R पे जाना है तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो 0 पे 10 हो जाएगा, और 10 पे 0 पे 10 हो जाएगा, और अगर x 10 ले लिए तो y 20 हो जाएगा, 10 पे 20, ऐसा कुछ ग्राफ खींच देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) = mx + c, इस तरह का जो फंक्शन होता है नीचे रिमार्क दिया हुआ है कि ऐसे फंक्शन को बोलते हैं
जहाँ x बिलोंग्स टू आर है, हाँ आप जानते हैं x बिलोंग्स टू आर ही होता है, पोलिनोमियल है ना, x बिलोंग्स टू आर, कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स एम एक्स प्लस टी को क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। वेर एम एंड सी आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एम और सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट एवं फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शन। ऊपर जो था एक्स प्लस 10 ये लीनियर फंक्शन था, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू 10, ये भी एक लीनियर फंक्शन ही था। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में जो रहे उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 19। तो एग्जाम्पल 19 कह रहा है कि एक फंक्शन है क्यू से क्यू पे, एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं बोला है, एक रिलेशन बोला, अभी फंक्शन नहीं बोला। ठीक है, ये एक रिलेशन है, क्यू से क्यू पर रिलेशन इस तरह से है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर से ए बी बिलोंग करेगा, और जहाँ पे ए माइनस बी करने से ना वो इंटीजर है, ए माइनस बी क्या हो? इंटीजर हो। तो कह रहा है शो दैट ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए सेम एलिमेंट अगर हो जाए तो क्या वह आर से बिलोंग करेगा, मतलब इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। यहाँ आर मतलब रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है। क्या ए रिलेशन का मेंबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए? तो देखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर ये हमको शो करना है, तो इसके रिलेशन के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए ना ये, तब न जाके उसका मेंबर बनेगा। तो रिलेशन का कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों एलिमेंट है इसके ए बिलोंग्स टू क्यू होने चाहिए। तो है भैया ए बिलोंग्स टू क्यू है, देखो ए बिलोंग्स टू क्यू है ही। तो और ए माइनस ए क्या होता है? 0, और बोला है कि यहाँ जो माइनस करके आए वो जेड हो, इंटीजर हो, तो ये 0 तो जेड इंटीजर ही है। इसका मतलब है कि इसके दोनों कंडीशन को ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन के दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया। इसका मतलब कि ये रिलेशन में है, यानी ए जो है वह कहाँ होगा? रिलेशन का हिस्सा है। ठीक है, मेंबर है। दूसरा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज हम ऐसे लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि बी ए भी आर में हो? देखते हैं, ए बी आर में है तो ए बी इन दोनों की कंडीशन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब है कि ए बी बिलोंग करेगा क्यू में, क्योंकि ए बी आर में है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे इसमें इधर से यहाँ आए थे, इसमें यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें बता दिया है कि पहले आर में है ए बी, तो ए बी आर में है तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा कि क्यू में भी होगा ए और बी, और ए माइनस बी जो होगा वह जेड होगा भैया, इंटीजर्स होगा। तो ए माइनस बी इंटीजर है तो यहाँ से इम्प्लाई करता है ना कि ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा सारे क्यू के लिए। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसे करते हैं जैसे बी माइनस ए को आप क्या लिखिएगा? माइनस ए माइनस बी, और माइनस ए माइनस बी क्या है? जेड है, तो माइनस जेड भी तो जेड ही होता है। जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर, और माइनस जेड मतलब भी तो इंटीजर ही है। जेड मतलब पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और माइनस जेड मतलब जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, निगेटिव जो पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं? तो ये इम्प्लाई, अगर ए माइनस बी जेड होगा तो पक्का है बी माइनस ए भी क्या होगा? जेड होगा। सो ये इम्प्लाई करता है कि बी ए भी जो है वह बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि बी ए भी सारा कंडीशन को फॉलो कर गया, क्योंकि बी और ए क्यू में बिलोंग कर रहा है और बी माइनस ए जेड होता है। दोनों कंडीशन को बी और ए फॉलो किया, इसलिए बी और ए आर का मेंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि ए सी भी आर में बिलोंग करता है? अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो ए बी कंडीशन फॉलो करेगा, ए और बी क्यू होगा,
और a माइनस बी जेड में होगा, ठीक है। यहाँ b और c भी r में है, तो b और c भी उसकी कंडीशन को फॉलो करेगा कि b और c q में होगा और b माइनस c भी z का मेंबर होगा। तो अगर a माइनस बी जेड है, b माइनस सी जेड है, तो a माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, लिख सकते हैं ना, ताकि b से b कट जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। तो ये तो z है और ये भी z है, 2z, यानी कि 2z भी तो z ही है, 2z भी तो z ही है। कहने का मतलब ये भी इंटीजर्स ही होगा ना। इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा, कन्फर्म है ना। इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो a माइनस सी भी इंटीजर बन गया। a अब जैसे ये इम्प्लाई कर रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये कब आर में बिलोंग करेगा, जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो करे। तो ए और सी तो पहले क्यू में होना चाहिए, तो यहाँ से हो गया, पहले ही दिख रहा है कि ए भी क्यू में है और बी सी क्यू में है, मतलब ए और सी तो क्यू में है ही। अब ए माइनस सी को जेड अगर हो जाता तो आर में चल जाता, तो ए माइनस सी जेड हो ही गया। तो ये कहने का मतलब है कि ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए माइनस बी बिलोंग करेगा आर में, इन दोनों से ये इम्प्लाई किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 बोल रहा है कि एक दिया हुआ है, लेट एफ इज इक्वल टू इतना, फंक्शन के मेंबर्स दिए हुए हैं और ये लीनियर फंक्शन के मेंबर्स है जो जेड क्रॉस जेड से जेड पे डिफाइन है, ठीक है। तो फाइंड एफ एक्स जेड से जेड पे, फ्रॉम जेड इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स, ठीक है, जेड से जेड पे। तो और ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन हम लोग पढ़े हैं ना, एम एक्स प्लस सी के रूप में होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इनमें से कोई दो को उठा लेते हैं। वाई का वैल्यू 1 है, एम तो एक्स का वैल्यू भी 1 है, तो एम इंटू 1 एम हो जाएगा प्लस सी, एम प्लस सी 1। यहाँ से 0 माइनस 1 उठा लेते हैं, तो वाई का वैल्यू 0, सॉरी एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 0, तो ये तो कट गया पूरा। सी इक्वल टू क्या आ गया, -1, और सी अगर -1 यहाँ रखेंगे, सी -1 आ गया, और सी -1 यहाँ रखेंगे तो ये जाके एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू 2x -1, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स मिल गया, ठीक है। तो इसका अगर आप डोमेन देखिए तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, r ना, नहीं z, वैसे तो x बिलोंग्स टू इसका r होता है, लेकिन यहाँ जब लिमिट कर दिया z से z पे तो x बिलोंग्स टू z ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे z से z पे है तो क्या ये वो पूरा फंक्शन या फंक्शन के मेंबर्स थे, क्योंकि अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 0 और -1। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा 1 2 0 और -1। तो क्या इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का डोमेन सेम है, नहीं भाई, इस फंक्शन का डोमेन तो पूरा z होगा ना, क्योंकि ये z से डिफाइन है और ये वाला क्या होता है डोमेन, तो इस फंक्शन का डोमेन तो ये है z। लेकिन ये क्या है, तो ये फंक्शन के कुछ मेंबर्स दिए हुए थे ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाएं, ठीक है। ये पूरा फंक्शन नहीं था, पूरा फंक्शन तो बहुत बड़ा होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, z ख़त्म होता है नहीं ना। तो ये कुछ मेंबर्स दिए हुए थे ताकि आप यहाँ तक पहुँचिए, ये पूरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके डोमेन में क्या है, सिर्फ 4 एलिमेंट है और यहाँ डोमेन में कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, जेड है डोमेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बोला है डोमेन निकालिए। ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होता है कि नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। रेशनल फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो।
तो कहने का मतलब है कि नीचे का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो तो क्या क्या नहीं होगा, देखते हैं कि इसका रूट्स कौन कौन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x कर देंगे, आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या होना चाहिए, x पहले देखिए हम लोग निकाल लेते हैं कि जीरो किस किस पे है और वो वैल्यू को हटा देंगे। तो x इक्वल टू 4 पे जीरो हो गया और x इक्वल टू 1 पे जीरो हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि x 4 नहीं होगा और x 1 नहीं होगा, बाकी आराम से x r बिलो करेगा 1 और 4 को छोड़ के। माइनस कर दिए 1 और 4, ठीक है ना। ये बात जानते हैं ना, 1 और 4 ये और 1 और 4 ये। 1 और 4 कहने का मतलब है कि 1 से 4 के बीच का सारा एलिमेंट, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट से है तो मिडिल ब्रैकेट से है, तो कहने का मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट नहीं, एक इंटरवल है। इंटरवल के 1 और 4 के बीच के एलिमेंट आ गए और ये क्या है, ये एक सेट है, इसमें 1 और 4 एक एलिमेंट है। तो इसमें से 1 और 4 एक एलिमेंट घटाया गया, ई ना कि 1 से 4 तक का सारा नंबर। r माइनस 1 और 4 ये मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। डोमेन आगे बढ़ते हैं। अगर इसका रेंज बोल देता तो फिर अलग कहानी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा फिर कंसेप्ट इसमें शामिल हो जाएगा। तो जितना अभी तक है एनसीईआरटी में हम लोग उतना ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 सिंपल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 1 एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 0 एक्स ग्रेटर देन 0। इसके लिए तो ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कीजिए। तो सिंपल है यार, एफ एक्स का ग्राफ आपको एक्स लेस देन 0 के लिए डबल तैयार अलग करना होगा। ये है एक्स 0 पे क्या होगा वाई 1 और एक्स 1 पे वाई क्या होगा 0। तो 0 एक्स 0 पे वाई 1 है और एक्स 1 पे वाई 0 है। तो ये एक्स लेस देन 0 में ऐसे ग्राफ आके यहीं तक रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। और फिर एक्स 0 पे वाई का वैल्यू क्या है 1, तो 0 पे 1 तो यहाँ तक बोल ही रहा है। और एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स प्लस 1। चलिए तो इसके लिए डब्बा बनाते हैं, एक्स और वाई, एक्स 0 तो वाई 1 और एक्स 1 तो वाई 2, एक्स 0 तो वाई 1 और एक्स 1 तो वाई 2। फिर से एक्स 0 तो वाई 1 यहाँ 0 1, एक्स 1 तो वाई वो ये 1 नहीं है 2 यहाँ है, 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये तो बोले ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ख़त्म करते हैं कहानी, मिसलेनियस अगले क्लास में हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल बना लेंगे, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल बनाना क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।